मेरे अब्बा की अम्मी ने दूसरी शादी करवा दी और अम्मी बहुत खुश थी। हालांकि अब्बू की दूसरी शादी की कोई वजह भी नहीं थी। और रात को मैं ये देखकर हैरान होती कि जिस दिन अब्बा अम्मी के कमरे में सोता उस रात अम्मी बेहोश हो जाती, और जिस दिन अब्बू दूसरी अम्मी के पास सोता उस दिन अम्मी की खुशी की इंतहा ना होती। ये राज जानने के लिए एक दिन मैं अम्मी की जगह सो गई और अब्बा ने आते ही मेरे साथ। मेरी माँ शायद दुनिया की ऐसी पहली औरत थी जो मेरे बाबा की दूसरी शादी करवाने के लिए मरी जा रही थी। उनके घर में कोई भी औरत आती तो कहती, मेरे शोहर से दूसरी शादी करोगी, जबकि वालिद साहब में कोई कमी नहीं थी। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते थे, उनकी कमाई भी अच्छी थी, वो घर में कभी गुस्सा भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि मेरी माँ से ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे और मेरी माँ से कम उम्र भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पसंद की शादी थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मेरी उम्र 15 साल थी और मेरा छोटा भाई भी था। हमारी फैमिली बिल्कुल मुकम्मल थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पहले पहल हमें लगा कि अम्मी मजाक कर रही हैं। मैंने बाबा से कहा कि अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, हमें दूसरी माँ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कि वो मजाक करती हैं, लेकिन ये मजाक तो शिद्दत इख्तियार कर गया जब वो एक दिन हमारे घर में आई मेहमान के साथ एक आई हुई औरत से ये कहने लगी कि तुम मेरे शोहर से शादी करोगी। जब उसने कहा कि मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरा शोहर इस दुनिया में नहीं रहा, तो अम्मी ने उसे फ़ौरन ऑफ़र पेश कर दी। अम्मी ने सारे रिश्तेदारों के सामने ये बात कर दी, यहाँ तक कि दादी के सामने भी। बहू से तो हर साथ जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन मेरी दादी ने कहा कैसी बातें कर रही हो, क्यों अपना घर बर्बाद करना चाहती हो, क्यों करोगी अपने शोहर की दूसरी शादी, क्या उसके साथ खुश नहीं हो। तो कहने लगी मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने इनकी बहुत अच्छी तरबियत की है। इन्होंने मुझे 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी दिए हैं, हमेशा मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखा है, आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। मेरी दादी ने कहा कि जब इतने कसीदे पढ़ रही हो अपने शोहर के, तो फिर इसके लिए लड़की क्यों तलाश कर रही हो। तो कहने लगी कि ये मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहती हूँ अपने शोहर की दूसरी शादी करवाना और मैं ये करवा कर ही रहूँगी। उस दिन अम्मी अबू की लड़ाई भी हुई। बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या मसला है, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, तो तुम क्यों पीछे पड़ी हुई हो, अगर तुम्हें कोई मसला है तो बताओ, मैं वो मसला हल करूँगा। यूँ तुम बच्चों को भी टेंशन में डाल रही हो, उनको दूसरी माँ नहीं चाहिए और मुझे भी दूसरी बीवी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। अम्मी ये बात सुनकर बोली और कहा तुम तो खुशी ही होगे, तुम्हारे तो मज़े लगे हुए हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इस बात पर बाबा हैरान हुए। उन्होंने कहा कि क्या ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तुम्हारी, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें नौकरानी भी रख कर दी है, काम तुम्हें कोई करना नहीं पड़ता, बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं कौन सा तुमसे हर साल बच्चा पैदा करवाता हूँ, ख़ानदान से अलग तो मैंने तुम्हें सालों से रखा हुआ है, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है, फिर क्यों बर्बाद हो गई है तुम्हारी ज़िंदगी, क्या मसला है तुम्हें, और अगर तुम्हें मसला है तो अपना मसला हल करो, मेरी शादी क्यों करवाना चाहती हो। आज तो बाबा गुस्से ही हो गई, क्योंकि बात ही अम्मी ने ऐसी कर दी थी, लेकिन अम्मी की तो एक ही बात थी कि बस तुम्हारी शादी करवाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तुम्हारे साथ मैंने ये साल किस तरह गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ, मैं इंसान हूँ कोई जानवर नहीं। बाबा ने भी वही कहा जो सब कहते थे कि दुनिया की पहली औरत हो जो खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करना चाहती हो, तुम मेरी शादी करवाना चाहती हो, पता नहीं किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। क्या तुम्हारी कोई दोस्त है जिसकी तुम दोस्ती में आकर अपना शोहर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई हो। मेरी माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा कि अल्लाह करता कि मेरी कोई ऐसी दोस्त होती तो मैं पहली फुर्सत में उससे तुम्हारी शादी करवा देती। अभी तो मसला यही है कि लड़की नहीं मिल रही, लेकिन मैं भी आराम से नहीं बैठूंगी, जो मुझे करना है करके ही दम लूंगी। बाबा ने कहा बेटी 15 साल की होने वाली है, अब बेटी की शादी के बारे में सोचो, मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। तो अम्मी ने कहा कि पहले तुम्हारी शादी करूंगी, जिंदगी में सुकून आएगा, मेरा कुछ दिमाग चलेगा, मुझे कोई वक्त मिलेगा, इसके बाद अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करूंगी। और अम्मी ने बालाखिर मेरे वालिद साहब की शादी करवा ही दी। उन्होंने रिश्ता कहाँ से ढूंढा ये किसी को कानो कान पता ना लगने दिया। उन्होंने कहा कि ये औरत उनकी कोई रिश्तेदार थी, उन्हीं की कोई दोस्त थी। वो औरत अच्छी थी, उसकी उम्र भी मेरी अम्मी जितनी ही थी, उसकी शादी हुई थी लेकिन वो बेवा हो गई थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसको पनाह मिल रही थी, क्योंकि वो अच्छे खानदान से थी, उसका खर्चा उठाने वाले तो बहुत लोग थे और उसका कोई बच्चा भी नहीं था। अब जब शादी हुई तो बाबा ने ऐसी शक्ल बना रखी थी कि जैसे वो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मेरे अब्बा और अम्मी की मोहब्बत की शादी थी और मोहब्बत की शादी में मर्द औरत से वाकई इतना ज़्यादा जुड़ जाता है कि वो दूसरी औरत के बारे में नहीं सोचता। पर अम्मी ने जिद की भूख हड़ताल की और बाबा पर अम्मी ने ये जुल्म कर ही दिया। शादी की रात और अम्मी ने खुद अपनी सौतन को कमरे में बिठाया, कमरा भी सजाया और बाबा को हंसकर कहा कि जाओ जाओ बाहर क्यों बैठे हुए हो। बाबा बाहर बैठे थे, कहने लगे कि मैं नहीं जाऊँगा, शादी तो करवा दी है लेकिन मैं कमरे में नहीं जाऊँगा। मेरी माँ ने कहा तो फिर शादी मैंने किस लिए करवाई है, उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करोगे, जाना है तो जाओ लेकिन मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाबा बाहर बैठे रहे, लेकिन बाहर बहुत सर्दी थी, सारी रात तो बाहर नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए कमरे में चले गए। मैं अपनी अम्मी के कमरे में जाने लगी तो सोचा दिल ही दिल में पछता रही होंगी, मुझे उनको तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन बाहर से मंजर देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई।
अम्मी तो बिस्तर पर सोने से पहले बिस्तर को झाड़ने में लगी हुई थी और साथ साथ कोई गाना गुनगुना रही थी। इतनी ज्यादा मुतमिन और खुश लग रही थी जैसे आज उनके शोहर की नहीं उनकी अपनी शादी है और उनको उनके ख्वाबों का शहजादा मिल गया है। मुझे तो ये सब समझ नहीं आ रहा था। अम्मी ने सुकून से लाइट ऑफ की और बिस्तर पर ऐसे लेट गई जैसे ये बिस्तर फूलों का बना हुआ था। बिस्तर पर आकर ऐसे लेटी थी कि जैसे आज पहली बार उनको सुकून की नींद आएगी। आंखें बंद करके सो गई, यहाँ तक कि सोते हुए भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं भी वहाँ से वापस आ गई और अपने कमरे में सो गई, लेकिन मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। मेरी दोस्त मेरे घर पर आई तो कहने लगी कि तुम्हारी माँ ने तो वाकई ही रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक तो अपने शोहर की शादी करवाई, ऊपर से इतनी हसीन लड़की से करवाई और फिर उनको कोई मसला नहीं है। मैंने कहा यही तो, अपना सर पकड़ के बैठी हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी दोस्त ने कहा कि हो सकता है मियाँ बीवी के आपस के कोई मामलात खराब हो और तुम लोगों के सामने वो ना बताते हो। शायद तुम्हारा अब्बू तुम्हारी अम्मी को मारते हो और बंद कमरे में क्या होता है मियाँ बीवी के दरमियान इसके बारे में किसी को क्या पता होता है। मैंने कहा कि बात ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी घर में अगर मसला हो और इतना ज़्यादा मसला की शादी करवा दी तो फिर कम से कम इस मसले की थोड़ी बहुत हवा तो हमें भी लगनी चाहिए थी। उनके कमरे से ना कभी लड़ाई की आवाज़ आई है, ना अम्मी अब्बू ने आपस में कभी एक दूसरे को तेवर दिखाए हैं, ना ही उनकी बातों से ऐसा कुछ लगा है। मैं भी तो कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी तो सब पता है। लेकिन अब जो होना था सो हो गया है। अब दुआ ये है कि घर का माहौल खराब ना हो। वैसे तो सारे खानदान वाले बातें कर रहे हैं, मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। अब घर में एक और अजीब काम होने लगा। जब मेरे बाबा मेरी सौतेली माँ के कमरे में जाकर सोते तो अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती, कहती कि उनको टाइम से सोने दो, उन लोगों को कोई काम ना कहो। यहाँ तक कि मेरी अम्मी सौतेली माँ को रात के बर्तन भी ना धोने देती। मुझे लगा था कि अपनी सौतन लेकर आई हैं तो उसे घर के काम भी तो करवाएंगी। जाहिर है उसे आराम से बैठने नहीं देगी, उस पर हुक्म भी चलाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अम्मी ने उसको उसके हाल पर छोड़ रखा था। कोई काम करती तो ठीक, नहीं तो बैठी रहती। एक दिन उसे कह रही थी कि बस मेरे शोहर को खुश रखे, मुझे तुमसे कोई भी मसला नहीं है और मैंने तुमसे कोई और काम भी नहीं करवाना। उसने भी आगे से हाँ में सर हिला दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रात को बाबा ने हम सबको बुलाया और कहा कि फौरन एम्बुलेंस को कॉल करो, डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि मेरी माँ बेहोश हो चुकी थी। माँ को अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने कहा कि इनको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है, इसीलिए बेहोश हुई हैं। लेकिन असल बात बाद में पता चली कि आज की रात अब्बू अम्मी के कमरे में थे और अम्मी बेहोश हो गई। लेकिन जब भी दूसरी बीवी के कमरे में होते तो अम्मी बहुत होश होती, लेकिन अगर अम्मी के कमरे में आकर सोते तो यहाँ तो अम्मी बेहोश हो जाती या फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती। मुझे लगा कि शायद मेरे बाबा की गलती है, वरना कौन सी औरत इस तरह का काम करती है। मैंने खुद को एक औरत की जगह पर रखकर सोचा कि अगर मेरा शोहर मुझे प्यार भी करता है, खर्चा भी पूरा करता है, मुझसे कभी बदतमीजी से भी बात नहीं करता, तो ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। दूसरी शादी किसी मर्द की क्यों करवाई जाती है? किसी मर्द की पहली शादी क्यों करवाई जाती है? क्योंकि उसे शादी का शौक चढ़ा होता है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी में कोई हो। बाबा में ऐसी कौन सी गलती थी, ऐसा कौन सा मसला था जिसका इलाज अम्मी ने शादी को ही समझा। अम्मी अबू में एक दूसरे के साथ रहते थे, खाने की बात होती, घर की कोई चीज लाने की, यहाँ तक कि जैसे अबू अम्मी पहले सौदा लेने जाते थे तो वो भी साथ ही गए। शाम की चाय भी सारे साथ ही पीते थे। लेकिन जैसे ही बात कमरे में जाने की आती थी और कहती तुम्हारी शादी किस लिए करवाई है, अगर तुमने यही करना था तो जाओ अपनी बीवी के कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे मर्दों का कोई पता नहीं होता, हमेशा औरत ही मजलूम होती है। मर्द हमेशा औरत से ताकत में भी ज्यादा होता है और अक्ल में भी हो सकता है। मेरे बाबा ही कोई चक्कर चला रहे थे और मेरी माँ को मजबूरन ये सब करना पड़ा। लेकिन सबके सामने मेरी माँ बुरी बन गई। मेरी माँ को मुआशरे वाले बहुत बातें सुना रहे थे, उन पर हंस रहे थे। खानदान के मर्द कह रहे थे कि अल्लाह ऐसी बीवी हमें भी दे जो खुद अपने हाथों से हमारी दूसरी शादी कराए। और औरतें कह रही थी कि इस औरत का तो दिमाग चल गया है, ये पागल हो गई है। कल को यही औरत जिसको लाई है उसको घर से निकाल कर बाहर फेंक देगी, फिर इसकी शक्ल देखने वाली होगी। एक दिन मैंने अपनी सुतेली माँ की बातें सुन ली, जो मेरी अम्मी से कह रही थी। कहने लगी कि आपके शौहर मेरा ख्याल नहीं करते, मेरी तरफ देखते नहीं। अगर हम साथ बैठे होते हैं तो आपकी बातें करते रहते हैं। आप उनसे किस तरह मिली थी? आप लोग एक कॉलेज में पढ़ते थे। ये किस्सा मुझे 1000 दफ़ा सुना चुके हैं। आखिर मैंने उनसे शादी की है, वो मेरे शौहर हैं। मुझे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है कि आप भी उनकी बीवी हैं, जिस तरह मैं उनकी बीवी हूँ, लेकिन जब मेरे पास बैठे हैं तो तारीफें आपकी करें, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आपके पास बैठकर मेरी बातें करें तो ज़ाहिर है आपको भी ये बात बुरी लगेगी। मुझे लगा कि मेरी अम्मी उसको 2-4 बातें सुनाएंगी कि अभी तो आई हो, आते ही तुम्हें तुम्हारे हक चाहिए, और ज़रा सी उसने अगर कोई बात कर दी तो चुप करके सुन लो। आखिर मैं भी तो उसकी बीवी हूँ। लेकिन मेरी माँ तो उसी का साथ दे रही थी। बात तो गलत की है उसने, मैं बात करूँगी उनसे, तुम फिक्र मत करो। बस अभी अभी शादी हुई है, वो शादी करना नहीं चाहते थे। उसने पूछा कि शादी क्यों नहीं करना चाहते थे, तो अम्मी को जिस बात पर गुस्सा करना चाहिए था उस बात पर उन्होंने गुस्सा ना किया, लेकिन इस बात पर गुस्सा हो गई। कहने लगी कि बस नहीं करना चाहते थे। अब तुम्हें क्या हर बात बताऊं? वो पूछने लगी कि अपने शौहर की शादी क्यों करवाई, क्या आपके शौहर में कोई मसला था? अम्मी इस बात पर गुस्सा हो गई, कहने लगी कि कोई मसला नहीं था।
तुम्हारी आंखें हैं, तुम देख लो, क्या मसला है? कोई मसला नहीं, अच्छा भला इंसान है। लेकिन उसने अम्मी को ये कहकर लाजवाब कर दिया कि अगर अच्छा इंसान है तो फिर आपने उसकी शादी क्यों करवाई है। एक दिन अम्मी फिर बेहोश हो गई क्योंकि अबू उनके कमरे में गए थे। अम्मी को अस्पताल ले गए और डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत बहुत बुरी है, इसलिए इनको अस्पताल में ही रखना पड़ेगा, सुबह तक फ्री हो जाएंगी तो वापस भेज देंगे। रात मैं ही उनके पास गई और मैंने अम्मी से पूछा कि क्या बात है, अब तो मुझे बता दें कि ये सब क्या हो रहा है। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, हमें जैसे ही बाबा आपके कमरे में आते हैं आपकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन जब वो कमरे में नहीं होते तो आप बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और पुरसुकून होकर सो जाती हैं। मुझे बताएं क्या बात है। मेरी माँ ने कहा कि हर बात बताने की नहीं होती है। मैंने कहा कि अगर बाबा आपके साथ कुछ गलत करते हैं तो आपको ये बात सारे खानदान को बताकर उनकी क्लास लगानी चाहिए थी। आपने एक औरत की शादी करवा दी। मेरी माँ ने कहा कि एक औरत की शादी करवा दी, लेकिन वो औरत तो कभी अपने कमरे से बेहोश होकर नहीं निकली है। मेरी माँ ने भलाखिर कुछ तो कहा, लेकिन मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। उनका मतलब ये था कि उन्होंने किसी और पर जुल्म नहीं किया था, लेकिन उन पर कोई जुल्म हो रहा था, क्योंकि तबीयत उनकी खराब नहीं होती तब होती है जब बाबा उनके कमरे में जाते हैं, उनके साथ कुछ गलत होता है। मैं सोचने लगी कि वाकई ये अम्मी के साथ ये सब हो रहा है, लेकिन दूसरी औरत तो बहुत खुश है, उसके साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी रात एक और अजीब काम हो गया, और वो ये कि मेरी सुतीली माँ अपने कमरे से चीखें मारती हुई बाहर निकल आई थी और बाहर हाल में बैठी थी। मैं भी जाग गई और मेरा भाई भी। मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात हुई है, क्या हो गया है तुम्हें, तो कुछ बता नहीं रही थी। कहने लगी मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर भेज दो। मेरे भाई ने कहा कि आपको इस टाइम घर कैसे भेज सकते हैं। कहने लगी मोटरसाइकिल निकालो और मुझे मेरे घर छोड़ आओ। अम्मी चुपचाप एक साइड पर खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसने कहा कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, बस मुझे मेरे घर छोड़ दो, बड़ी मेहरबानी होगी। उसने मेरे भाई के पाँव पकड़ लिए कि मुझे घर छोड़ कर आओ। भाई क्या करता, वो मोटरसाइकिल पर सुतीली माँ को घर ले गया। अब हम सब अपनी अम्मी की तरफ देख रहे थे। जब तक भाई वापस नहीं आया तब तक मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन भाई वापस आ गया था। मैं अपनी अम्मी के पास गई और कहा कि अब तो बताएं कि क्या बात है, लेकिन अम्मी भी कुछ नहीं बोल रही थी। बाबा बाहर आए और कहने लगे क्या हो गया है, आधी रात को क्यों अदालत लगाकर खड़े हो तुम सब। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि उनकी बीवी चीखें मारती हुई उनके कमरे से निकली। तो क्या उनकी नींद नहीं खुली थी, और वो ऐसा क्यों करेगी। अचानक से वो घर से चली गई थी। हम दोनों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया था कि हमारे माँ बाप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अम्मी ने मेरे पापा को कहा कि कुछ नहीं हुआ है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको अस्पताल ले गए हैं। वहाँ पर उसके माँ बाप आए तो वहाँ से वापस अपने घर ले गए थे। कहते हैं कि 2-3 दिन हमारे साथ रहेगी फिर भेज देंगे। मेरे पापा ने कहा चलो अच्छी बात है, वैसे भी मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता था, बड़ी अजीब सी औरत है। तुमने पता नहीं मेरी शादी किसके साथ कर दी। अच्छा मैं सोने जा रहा हूँ। बाबा कमरे में जाकर सो गए और हम लोगों ने अम्मी को अपने पास बिठा लिया और कहा कि आज तो आपको हमको सारी बात बतानी पड़ेगी, नहीं तो हम यहीं पर बैठी रहेंगी। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और तब अम्मी ने हमें ऐसी बातें बताई कि हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। तुम्हारे बाबा को एक बीमारी है जिसमें रात को सोने के बाद उनके अंदर किसी और की शख्सियत आ जाती है और वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता। शादी के शुरू के दिनों में ऐसा नहीं होता था। पहली दफ़ा जब ऐसा हुआ था तब हमारी शादी को 7 महीने गुजर गए थे। फिर इसके बाद कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद ऐसा होता है। वो पर्सनैलिटी एक अजीब तरह के इंसान की है जो मुझ पर हाथ उठाता है और बिल्कुल भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, मुझे जान से मारने की कोशिश करता है। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मुझे इस बीमारी का नाम भी बताया है, लेकिन हमारे खानदान में किसी ने भी इस बात को नहीं माना। मैंने अपने शोहर के कानों तक ये बात नहीं पहुंचने दी कि यूं खुद को पागल ना समझे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेरा बहुत ख्याल रखा है। जो मुझ पर जुल्म करता है वो मेरा शोहर नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन फिर ये रोज़ रोज़ ही होने लगा है और मेरे सब्र ने जवाब दे दिया है। मैं खुद गर्ज हो गई और सोचा कि उनकी शादी किसी और के साथ करवा दूँ, क्योंकि ये रात को मेरे कमरे में ही सोया करते थे। उसे ऐसा करने से ये रात मेरे कमरे में नहीं सोएंगे, क्योंकि वो शख्सियत आज तक सिर्फ रात में ही आई थी। ये बीमारी पूरी दुनिया में बहुत ही आम है, लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको पागलपन नहीं कहते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बाप खुद को पागल समझे, इसलिए ये बात उसको नहीं बताई। उसको दवाइयाँ भी ला के देती रहती हूँ, चोरी चोरी दवाइयाँ भी खिला देती थी, तो कुछ अरसे तक तो ठीक रहा, लेकिन आजकल तो दवाई असर नहीं कर रही थी। इसलिए मेरे दिमाग में यही बात आई, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मैं इस सब से थक गई थी। उसकी दूसरी शादी करवा दी, लेकिन लगता है कि आज उसके साथ भी यही हुआ है और अब मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रही हूँ। मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है। उस लड़की का क्या कसूर है, समझ नहीं आती कि क्या करूँ। हाँ, मम्मी को तसल्ली दे रहे थे कि आपने अपनी तरफ से जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, आप जो कर सकती थी आपने वो किया, सब कुछ बर्दाश्त किया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया। नहीं तो सारे खानदान में हमारे बाप ने पागल मशहूर हो जाना था कि सामने का मंदिर देखकर हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बाबा वहीं पर खड़े थे और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उनकी आंखों में आंसू थे। वो मेरी माँ के पास आए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये सब हो रहा है और तुम ये सब बर्दाश्त करती रही और मुझे नहीं बताया। मैं अपना इलाज करवाऊंगा, मैं किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता।
तुम्हें भी तकलीफ नहीं देना चाहता, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कहा कि उस लड़की को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि आप उसे नहीं छोड़ना बल्कि उसे भी अपने साथ ही रखना। और वो लड़की खुद ही मेरे पापा के साथ रहने से इनकारी हो गई, वापिस आने से भी इनकार कर दिया और खुला का मुतालबा कर दिया। अब जब वो खुला मांग ही रही तो हम क्या कर सकते थे। बाबा ने खुला दे दिया और अपना इलाज करवाया। अब बाबा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब क्योंकि उनको खुद पता चल गया था कि मेरे साथ कोई मसला है, इसीलिए वो खुद भी एहतियात करते थे। हमारे घर के हालात फिर से पहले जैसे हो गए और मेरे नज़दीक सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी।